और बच्चों कैसे हो, कैसे मिजाज है? बढ़िया। तो आज फिजिक्स 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 लेक्चर 10, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो आज डायमेंशंस का ये हम फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एप्लीकेशंस मैं दो पिछले यानी लेक्चर 9 के अंदर दो एप्लीकेशन हमने देखे। दो एप्लीकेशन कौन कौन से देखे कि भाई पहले तो हमने यूनिट कन्वर्जन, एक फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है एक सर्टेन सिस्टम में दे रखा है, ठीक है, उसे दूसरे सिस्टम में चेंज करना। एक तो ये तरीका देखा हमने, ठीक है, एक ये एप्लीकेशन देखा। दूसरा एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन और इक्वेशन और फॉर्मूला, उसकी करेक्टनेस चेक की। करेक्टनेस कैसे चेक की कि भाई जो हमें गिवन फॉर्मूला है, गिवन इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस प्लेस किए और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस प्लेस किए। अगर दोनों बराबर आ गए, ठीक है, तो गिवन फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो आज बेटा तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन, कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टू एस्टैब्लिश अ फॉर्मूला और relation between the physical quantities। भाई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच we can establish a formula or relation by using dimensions or by using application of dimensions, ठीक है। तो करना क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो सिंपल पेंडुलम, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, यानी टू चेक द करेक्टनेस, ठीक है। अब हमें दे रखा है, मान लो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन भाई जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ बॉब, जो हैवी मेटलिक बॉल होता है, हैवी मेटलिक बॉल, ठीक है, हैवी मेटलिक बॉल यानी स्मॉल हैवी मेटलिक बॉल है, तो लिख देता हूं मैं, स्मॉल heavy metallic ball, effective length and acceleration due to gravity, हमसे कहा जा रहा है कि भाई टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करिए या एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, ड्राइव the formula for time period। तो इस तरीके से हमें लैंग्वेज ऐसे गिवन होगी कि भाई जो टाइम पीरियड है, या कुछ और भी टर्म हो सकता है, और भी पैरामीटर हो सकता है कि भाई जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ठीक है, मास ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो बेटा आप जानते हैं जैसे सिंपल पेंडुलम, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हैवी मेटलिक बॉल, पॉइंट लाइक द पॉइंट मास, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉब। बच्चों का नाम है बॉबी का बॉब कर देते हैं, ऐसे इसका नाम बॉब कर दिया, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सीजी है एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इनके बीच की दूरी इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। और इसे स्मॉल एल से जर्नली शो करते हैं इफेक्टिव लेंथ। मान लीजिए इसका मास जो है m के बराबर है, हालांकि फॉर्मूले में मास का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे जो टाइम पीरियड है, मान लो टाइम पीरियड में ठीक है, स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। टाइम पीरियड किससे लिख रहा हूं? स्मॉल टी से। तो सबसे पहले बेटा जो हमें दे रखा है कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया और मास लिख दिया। अब ये तो नहीं मालूम मास की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है,
लेट इट बी ए। अगला टर्म इफेक्टिव लेंथ पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पावर c। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लिया, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हमने ये टर्म्स, ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नाउ t इज इक्वल टू, नाउ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड पुट अ कांस्टेंट व्हिच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लेट इट बी द फर्स्ट रिलेशन। तो बेटा यहां पे जो k है, k क्या है बेसिकली, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। तो हम पहले स्टेप में ये सब समेट लेते हैं। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पुट द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। अब डायमेंशंस प्लेस करते हैं, पुट द डायमेंशंस, पुट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों साइड पर हम डायमेंशंस यूज करते हैं। नाउ टाइम पीरियड, तो टाइम है, टाइम का डायमेंशन, तो ये हो गया t स्क्वायर ब्रैकेट, k डायमेंशनलेस हैविंग नो डायमेंशन, मास m हो गया, पावर इज a पावर है इसकी। ठीक है, एंड लेंथ l, पावर इज b, ये पावर b इधर लगा दीजिए। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस टू पावर c। तो बेटा यहां पे दोनों साइड पे मैंने क्या किया कि डायमेंशंस प्लेस कर दिए फिजिकल क्वांटिटीज के। अब देखो यहां पर m रेज टू दी पावर a लिख दिया। अब एक सिंगल ब्रैकेट यूज कर देंगे, l रेज टू दी पावर b ये हो गया, इधर l रेज टू दी पावर c एंड t रेज टू दी पावर ये -2 है, तो ये हो गया -2c। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं, यहां पर देखो सिर्फ हमारे पास t है, अपनी तरफ से हम m l प्लेस कर देते हैं। अपनी तरफ से क्या करते हैं, m और l को और प्लेस कर देते हैं। t तो यहां पावर 1 है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब m और l तो थे नहीं, वो तो जबरदस्ती लेके आए, 0 प्लेस कर दिया। तो यहां इनको लिखने से फायदा ये होगा, जब मैं दोनों तरफ बेस का कंपैरिजन करूंगा, तो मास का भी कंपैरिजन करूंगा, लेंथ का भी कंपैरिजन करूंगा, तभी तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस आएंगे, और तभी हम इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व करेंगे और ए बी सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे ये हमारे पास हो गया m रेज टू दी पावर a l। अब यहां पर बेस l एंड l, पावर्स b एंड c, b प्लस c, t माइनस 2c, ये हो गया। Here on left hand side m raised to the power 0, l power 0 and t having the power 1. Now compare both sides. ठीक है, when bases are same, जब बेसिस बेटा यहाँ पे इक्वेशन में सेम है तो इनके पावर्स भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल m, यहां पर हमें क्या दे रखा है, m रेज टू दी पावर a, m रेज टू दी पावर a, हियर m रेज टू दी पावर 0। तो बेटा यहां पे बेस सेम है तो पावर शुड बी सेम, हेंस a इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि भाई मास पर ये डिपेंड नहीं होता है, इसलिए जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो पावर बिकम 0। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखें कि भाई अब इसको ले लेते हैं, t रेज टू दी पावर जो सिंगल है उनको ले लें तो ये सॉल्व जल्दी हो जाएगा। t माइनस 2c, हियर t रेज टू दी पावर 1। बेटा बेस सेम है तो पावर शुड बी सेम, 2c is equal to 1, hence c is equal to -1/2। तो c कितना हो गया बेटा, -1/2 के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ l, कंपेयर l रेज टू दी पावर b प्लस c एंड l रेज टू दी पावर 0, hence b प्लस c is equal to 0। ठीक है, एंड b is equal to -c, put the value of c, that is -1/2, minus minus cancel out, so b is equal to +1/2। तो बेटा यहां पे मेरे पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे आ गए। फर्स्ट इक्वेशन में बेटा a b c की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू
k m raised to the power a which is 0, l raised to the power b which is 1 by 2 and g raised to the power c, इसकी पावर कितनी है, c is equal to -1 by 2। तो बस ये रिलेशन आ गया। अब m raised to the power 0 तो 1 हो गया, k, अब देखो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l हाफ पावर और g को नीचे ले जाओ प्लस हाफ पावर, हाफ पावर is equivalent to the under root, hence k is equal to under root of l upon g। तो बेटा ये मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड k under root of l upon g। अब by the जो through the help of experiment we can find this k, और सिंपली हम इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर k की वैल्यू आपको मालूम रहती है, भाई सिंपल पेंडुलम का बड़ा फेमस फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 पाई k इज इक्वल टू 2 पाई प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक पूरे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क यहाँ तक आपको मिल जाएंगे। तो इट इज अ वे। तो बेटा ये तरीका होता है हमें एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा, जब भी whenever a body moves on a circular path, it needs a force which drive the body in circular path, and this force is centripetal force। तो हमसे कहा जा रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a body depends upon भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी बॉडी पर, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, मास m of the body, velocity of the body, let it be v, and radius r, radius of the circular path in which body moves। ठीक है, चाहे तो हम यहां पे वेलोसिटी इधर रख सकते हैं, वेलोसिटी v ऑफ। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमें क्वेश्चन दे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन फॉर 2 मार्क्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास m of the body, velocity v of the body, and radius r of the circular path in which body moves। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है टू फाइंड द फॉर्मूला, या सिंपली फाइंड द फॉर्मूला फॉर f का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बेटा इसको करते हैं। f सबसे पहले किस किस पर डिपेंड कर रहा है, f डिपेंड्स अपॉन मास। अब ये तो नहीं मालूम कि भाई व्हाट इज द पावर ऑफ m, सो a रख देते हैं, n वेलोसिटी v पावर b एंड रेडियस r पावर c। ठीक है, नाउ एज यूजुअल व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी पुट k with is equal to sign, it is dimensionless constant, ma vb rc, let it be the first equation। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये तो पहला स्टेप हो गया। इन सेकंड स्टेप वी पुट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन लेफ्ट हैंड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड। नाउ फोर्स mlt-2, अब तो बच्चों याद हो गए होंगे ना, ये सब याद होंगे बढ़िया से एकदम। k नो डायमेंशन, m
a पावर वेलोसिटी lt माइनस 1 b पावर r रेडियस मीन्स लेंथ पावर c। अब एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको, m रेज टू दी पावर a, l रेज टू दी पावर b, यहां l रेज टू दी पावर c, l के टर्म एक साथ समेट लेते हैं, t रेज टू दी पावर माइनस b। हियर भाई वन अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है, पता है वन है यहां पर, ठीक है। नाउ ये स्टेप और लिख देते हैं b प्लस सी, फिर कंपैरिजन कर लेंगे, ये हो गया बेटा, ठीक है। m1 l1 t माइनस 2। नाउ कंपेयर, अब कंपैरिजन करते हैं ऑफ द सेम बेसिस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो m रेज टू द पावर a, यहां m रेज टू द पावर a है और यहां m रेज टू द पावर 1, हेंस a इज इक्वल टू 1। तो पहली वैल्यू हमें एक मिल गई, a इज इक्वल टू 1। नाउ अब देखो यहां b प्लस सी है तो दो चीजें हैं, यहां माइनस b सिंगल है तो इसको ले लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा t रेज टू द पावर माइनस b, t रेज टू द पावर माइनस 2, हेंस माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट और b इज इक्वल टू 2। b कितना आ गया हमारे पास, b इज इक्वल टू 2, b 2 के बराबर आ गया। b कितना आ गया, प्लस 2, ये कट गए नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बेटा यहाँ पे l रेज टू दी पावर b प्लस c इज इक्वल टू, ऑन लेफ्ट हैंड साइड l हैज 1 पावर, ठीक है। सो b प्लस c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, हेंस c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, इट इज माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया बेटा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। ये तीनों वैल्यूज आप फर्स्ट इक्वेशन में चिपका दीजिए इनको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, वही फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास, यहां रख दीजिए इसको। तो f इज इक्वल टू k m रेज टू दी पावर a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और v रेज टू दी पावर b इज 2 एंड r रेज टू दी पावर c इज माइनस 1, hence k mv square upon r, it is the required formula। देखो हम लिमिटेशंस पे भी इंडिकेट करेंगे, यही हमारे डायमेंशंस की एक लिमिटेशन रहती है, वन ऑफ द लिमिटेशन ड्रॉबैक रहती है कि भाई जो k है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें डायमेंशन एनालिसिस के दौरान नहीं मिलती। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट with this method or with the application of dimensions। तो by using dimensions we cannot find the value of this constant, ठीक है। तो ये रही बात बेटा यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन की। अब जैसे मैंने चौथा एक अलग से सेपरेट कर दिया था, चौथा एप्लीकेशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम कोई गिवन फॉर्मूला है, वहां पे कोई कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी, उनके डायमेंशंस और यूनिट लिख सकते हैं। हालांकि ये सेकंड जो हमने लिखा था कि भाई चेक द करेक्टनेस, उसी पर बेस्ड है, लेकिन मैंने फिर भी सेपरेट लिख दिया, इंपॉर्टेंट होता है तो अलग से लिख रखा है। इसको क्लीन कर देते हैं इसे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझिए और उसके एप्लीकेशन देखिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, यानी हम इसको डायमेंशंस एनालिसिस को यूज करके क्या पता कर सकते हैं, टू नो द डायमेंशंस एंड units by using principle of homogeneity, principle of homogeneity। तो इसको समझिए बेटा, principle of homogeneity, principle of homogeneity। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बता रहा है, इफ वी हैव अ करेक्ट इक्वेशन,
और करेक्ट फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई करेक्ट फॉर्मूला है तो बेटा उसका हर टर्म का डायमेंशंस आइडेंटिकल होगा। ठीक है, कोई हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, यानी जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 3 टर्म है 1 2 3, और ये करेक्ट फॉर्मूला है, सब बच्चे जानते हैं, छोटे क्लास में स्टडी करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके बेटा हर टर्म के डायमेंशंस कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे इसका डायमेंशन लिखे lt माइनस 1, इस टर्म का लिखे तो ये भी lt माइनस 1। ठीक है, इस टर्म का लिखे, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2, और t का टाइम का t हो गया तो बराबर lt माइनस 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबके तीनों के डायमेंशन सेम है। तो बेटा जो सेम डायमेंशंस के टर्म्स होते हैं वही ऐड होते हैं, वही सबट्रैक्ट होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, यानी टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशंस ओनली can only be added or subtracted बेटा हम इन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कि भाई हाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो भी गिवन फॉर्मूला है, गिवन रिलेशन है, ठीक है, तो उसके हर टर्म के डायमेंशंस कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। या इसको ऐसे कहिएगा कि टर्म्स कोई फॉर्मूला के अंदर टर्म्स या 2 टर्म्स जिनके डायमेंशन सेम है या 3 टर्म्स जिनके डायमेंशन सेम है वही एड अप या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें, इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, उसे देखते हैं। वो अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस पर, जैसे इफ f इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स गामा टी स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें दे रखा है कि भाई ये f जो है f इसके बराबर है, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा ये कांस्टेंट्स है। क्या ये कांस्टेंट्स, ये बच्चों कांस्टेंट्स है। ठीक है, x यहां पर क्या है, x डिस्टेंस है, एंड t क्या है, टाइम, t इज द टाइम। हमसे कह रहा है कि भाई अल्फा बीटा गामा के डायमेंशंस फाइंड आउट करिए। देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेटा अब यहां पे गिवन इक्वेशन है, ये तो करेक्ट होगा जब इसने दे रखा है। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे हर दिस इक्वेशन हैज 4 टर्म्स 1 2 3 4, और ये करेक्ट इक्वेशन है तो इसके सभी टर्म के डायमेंशंस कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी जो अल्फा का डायमेंशन होगा वही फोर्स का होगा। तो पहला तो हमारे पास अल्फा वैसे ही आ गया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ। तो एफ के डायमेंशन क्या है, एफ इज फोर्स, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, एफ यहां पर क्या है बच्चों, एफ मींस फोर्स। अब बेटा यहां पे अब दूसरा टर्म आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ किसके, बीटा एक्स, ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt माइनस 2 ये हो गया। बेटा अब यहां पर x हमें मालूम ही है, x डिस्टेंस है, तो बीटा इंटू डिस्टेंस का l लिख दीजिए, mlt माइनस 2। अब l का यहां पर डिवाइड कर दीजिए, l का डिवाइड करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू, l का डिवाइड करेंगे तो l से l कैंसिल आउट, तो ये आ गया mt माइनस 2। तो बीटा इज इक्वल टू mt माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड, अब डायमेंशंस ऑफ किसके, गामा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस
डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन mlt-2, ठीक है, गामा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर बस टी स्क्वायर के यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो गामा के डायमेंशंस हो गए, गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ टी लेकर आएंगे तो इट इज mlt⁻⁻⁴। तो इट इज अ वे, ठीक है, ये तरीका है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार सेंट्रल स्कूल में भी आया है, केवीज के अंदर। वंडरवाल्स कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है। इफ वंडरवाल गैस equation Vanderwaal equation for 1 mole of a gas is P plus A upon V square, V minus B is equal to RT, ठीक है, जहां पर वेयर बेटा अल्फा ए एंड बी ये क्या है, वंडरवाल्स कांस्टेंट, ये वंडरवाल्स कांस्टेंट है, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी वॉल्यूम एंड पी इज प्रेशर। तो बेटा पी यहां पर क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है एंड टी टेम्परेचर दे रखा है ना। तो बेटा आपको निकालने हैं, यानी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो पॉज करके इसको करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब यहां पे अब देखो दो ये P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर एंड V माइनस बी, V और B का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और P एंड A अपॉन वी स्क्वायर का एडिशन हो रहा है, और करेक्ट इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब दे हैव सेम डायमेंशंस। तो B का डायमेंशन तो वैसे ही पकड़ में आ गया, सबसे पहले इसी को लिख दो कि डायमेंशन ऑफ B is equal to dimension of V यानी वॉल्यूम, दैट इज L3 L3। तो बेटा B के डायमेंशंस क्या हो गए, L3। B के डायमेंशंस कितने हुए, L3 या L3, ठीक है। नाउ P का जो डायमेंशन होगा वही A अपॉन V स्क्वायर का होगा। डायमेंशन ऑफ यानी A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बेटा जो प्रेशर है उसका हम जानते ही है, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट या नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। बेटा फोर्स का नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 एंड एरिया L2, तो इट बिकम्स ml-1t-2। ये प्रेशर का हो गया, ठीक है। तो प्रेशर का ये रख दीजिए ml-1t-2। अब A अपॉन V स्क्वायर, V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कितना है L3, तो ये L3 का स्क्वायर, तो L की पावर 6 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पे A के डायमेंशंस आ जाएंगे, A के डायमेंशंस हो गए, अब L की पावर 6 एंड L की पावर -1, तो ml⁵ एंड t-2। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे इनको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके, ठीक है, तो इस टाइप के हम यहाँ पर इसको क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम देखें, जो हमने डायमेंशंस पढ़ा है तो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बहुत सारी चीजें हमें बताता है।
करेक्टनेस हम पता कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट वगैरह के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इनके बावजूद भी इतने सारे काम किए इसने, ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो यानी परफेक्शन तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता ही है, तो हमेशा किसी न किसी में भी ड्रॉबैक्स तो होते ही है, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है उसको देखिए। तो जल्दी जल्दी बात करें ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। बेटा पहला तो ये लिमिटेशन कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ रहा था, जो हमने अभी एप्लीकेशन किया, थर्ड एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश द फॉर्मूला, वहां डायमेंशन लेस कांस्टेंट के डायमेंशंस हमें पता नहीं रहते, उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती हमें, ठीक है। तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट की, भाई इसके हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर मैकेनिक्स में, ठीक है, मैकेनिक्स में अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो हम उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो मैकेनिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहिए, या उससे कम पे डिपेंड करना चाहिए, उससे ज्यादा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट डिपेंड अपॉन 4 और more physical quantities, ठीक है, for establishing the formula, for making or establishing the formula, ठीक है। बेटा एक और कमी रह जाती है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंड करती है, या कोई लॉगरिथम का टर्म है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ऐसी जगह बेटा हम इसको यूज करके एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द फॉर्मूला, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश the formula having trigonometrical function या logarithm या exponential, अगर ये टर्म्स आ जाते हैं, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द फॉर्मूला हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, तो हम इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक चौथा और देख लेते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ये पूरा हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, ये ड्राइव नहीं होगा, इतना पार्ट ड्राइव हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी या s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जहां पर फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, वहां पर भी हम इसको ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पे डायमेंशंस को देखा। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में।